नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। मैं संजीव शर्मा हूं। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का जो पूरा कैडर है एक बार फिर से इग्नाइट हो गया एक तरह से, खास तौर से जो इस तरह से आपने देखा कि जन आशीर्वाद यात्रा चली, उसके बाद एक बीजेपी के कैडर में एक नई जोश, नई उमंग जो है वो महसूस ही जा रही है। लेकिन ये फौरी तौर पर आपको लग रहा होगा इसके पीछे की जो मेहनत है, कुछ और लोग उसमें जुड़े हैं। कहने को ये कहा जा रहा है कि अनुराग ठाकुर के समर्थन में आए, बीजेपी के समर्थन में आए, जयराम जी के लोग थे, क्योंकि सारे लोग इकट्ठे थे। लेकिन इनको जिसने इकट्ठा किया वो शख्स आज हमारे साथ हैं। हमारी मुराद है अविनाश राय खन्ना जी से। आप बीजेपी के प्रभारी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी स्टूडियो में आने के लिए। अविनाश जी, धन्यवाद संजीव जी। और जब आपकी नियुक्ति हुई थी तो मुझे ये कोई संकोच नहीं है कहने में, और शायद आप भी इसको कहीं ना कहीं भीतर मानेंगे कि बीजेपी में बहुत ज़्यादा एक तरह से तनाव वाली स्थिति, खिंचाव वाली स्थिति जो जैसे पार्टियों में रहता है। और अलग अलग, क्योंकि जगत प्रकाश नड्डा वहाँ से हैं, प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार जी, अनुराग जी, जयराम जी, तो कहीं ना चाहते हुए कुछ फैक्शन जो है बन जाते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती आपके पास यही थी कि सबको एक करना है, क्योंकि जब एक हो जाएंगे तो फिर सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। तो किस तरह से आपने जो है पूरा ये वर्कआउट किया? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि कुछ बिंदु जो हम किसी कारण जनता में लेके नहीं जा पाते, आपके द्वारा उनको जनता में पहुंच पाएंगे। जो आपने बात कही है, मैं समझता हूं कि हिमाचल के लोग और हमारी पार्टी इस बात की लक्की है कि हिमाचल को भारतीय जनता पार्टी के लिए इतने शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद मिला है। चाहे वो बात शांता जी की हो, चाहे धूमल जी की हो, नड्डा जी की हो, हम लक्की हैं कि हिमाचल के ही रहने वाले प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे। और फिर अनुराग जी, एक उभरता हुआ चेहरा, नौजवान एक व्यक्तित्व जो इतना पॉलिश होकर इस राजनीति में आगे बढ़ रहा है, उसका कारण भी आपने देखा कि उसको अभी कैबिनेट में लिया गया। फिर वहाँ के सीएम, एक बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति, जो ये कॉम्बिनेशन है, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का एक हमारे लिए एसेट है। तो सभी लोग मेहनत करके एकजुट होकर पार्टी में काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि धूमल साहब मंडल तक की बैठकें लेकर लोगों को उत्साहित कर रहे हैं। शांता जी को जब भी बुलाते हैं, चाहे वो कोर कमेटी की मीटिंग हो, कोई कार्यक्रम हो, उनसे मिलना हो, वो पूरा समय देते हैं। अभी अनुराग जी ने जो जन आशीर्वाद यात्रा थी, जिस ढंग से लोगों ने उत्साह के साथ उनका स्वागत किया, इसके पीछे पार्टी की बहुत बड़ी ताकत एकजुट होकर उनके पीछे लगी है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, तो जनहित की योजनाओं के कारण भी वहाँ का ग्राफ जो है वो बड़ा है। जितनी योजनाएं केंद्र ने दी, उसमें अगर कोई कमी पेशी थी तो राज्य सरकार ने अपनी योजना साथ जोड़कर उसको 100% किया है। चाहे उज्ज्वला योजना थी, तो जिसके पास सिलेंडर नहीं था तो वहाँ की सरकार ने किया, उपलब्ध कराया। ऐसे ही जो आयुष्मान भारत योजना थी, हिम केयर के नाम से वहाँ पर ऐड किया। तो मैं कुल मिलाकर सरकार, संगठन और नेता ये एक ऐसी कड़ी में चले हुए हैं कि जो हमारे पास मिशन रिपीट है, हम उसको पूरा करने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे और करते रहेंगे। अविनाश जी, आशीर्वाद यात्रा जो थी वो 5 दिन की थी, लेकिन निश्चित तौर से तैयारियां तो कई दिन पहले की हुई होंगी। तो क्या ब्लूप्रिंट था, वो थोड़ा साझा करेंगे किस तरह से आपने चीज़ों को, क्योंकि हमने देखा आपके कार्यक्रम 74 थे, हुए 172, मतलब डबल से भी ज़्यादा हुए। रात को 1:30 बजे, 2 बजे, लास्ट दिन तो 3 बजे तक लोग थे। ये चीज़ें निश्चित तौर से पार्टी ने जो है इन चीज़ों को देखा होगा पहले, क्योंकि अनुराग जी ने कहा कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बाकी नेता ने भी कहा। लेकिन जो संगठन के लोग होते हैं वो तो निश्चित तौर से इन चीज़ों को ध्यान में रखते। तो क्या वो जो पीछे की जो तैयारियाँ थी उनको हम जानना चाहते हैं, जो बैक हैंड पे हुई। देखिए, ऐसा था कि हमारी पार्टी में डिवीजन ऑफ वर्क रहता है, हम लोग बांट के काम करते हैं। एक यात्रा का प्रभारी था, उसके बाद जितने भी जिलों के इंचार्ज थे, कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज थे, एमएलए थे, जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, बूथ तक का कार्यकर्ता इस यात्रा में इन्वॉल्व हुआ। दूसरा, सीएम साहब खुद इस यात्रा को मॉनिटर कर रहे थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुरेश जी, वो खुद इस यात्रा को मॉनिटर कर रहे थे। रोज़ हमारी एक दूसरे से बात होती थी, जहाँ जहाँ कमी लगती थी हम लोग उसको दूर करते थे। आपने देखा होगा इस यात्रा में कहीं भी किसी तरह की कोई कमी नहीं रही। गाड़ियाँ चली, लोग आए, मीडिया ने कवर किया, नहीं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़। हमने पहली बार देखा कि पार्टी ने उठाकर नहीं लाया लोगों को, लोग स्वतः आए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट ये उसका कारण है कि केंद्र में जिस ढंग से नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार चल रही है और प्रांत में सीएम जयराम जी की सरकार चल रही है, और संगठन और सरकार दोनों मिलकर
एक कहते हैं ना, एक गाड़ी के दो पहिए जब चलते हैं तो गाड़ी स्मूथ चलती है, उस ढंग से हम लोगों ने काम किया है। और नड्डा जी का विशेष यहाँ पर रहा कंसर्न, क्योंकि उनके प्रदेश में यात्रा निकली है, ये एक ऐतिहासिक यात्रा होकर निकले। और कम से कम हमने 38 कंस्टिट्यूंसीज, 4 की 4 लोकसभा, इनको कवर किया है। जैसे आपने बताया, कार्यक्रम पहले कम थे, फिर ज़्यादा तय हुए, क्योंकि उत्साह इतना था कि हमें कार्यक्रम को बढ़ाना पड़ा। एक कार्यक्रम आपने भी शुरू किया था, अभी तो खैर थोड़ा डाउन हो गया कोविड का समय, लेकिन जब बहुत पीक पे था कोविड और ख़ास तौर से दूसरी लहर की ओर हम बढ़ रहे थे और लोग परेशान थे कि पहली लहर तो लोगों को लगा कि चलिए अब चली जाएगी। उस दौरान आपने एक सूत्र दिया सबको कि सेवा करनी है, संगठन ही सेवा है, सेवा ही संगठन, आपने कार्यक्रम चलाया। ये एक जो सोच थी, ये लोगों में कहीं ना कहीं जो है जो निराशा थी उस भाव को दूर करने में सहायक रही है। लेकिन ये आइडिया आया कहाँ से था? नहीं, ये हमारी केंद्र की योजना थी जी। केंद्र ने सारे देश भर में एक सूत्र के तहत सेवा ही संगठन, क्योंकि देखिए राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसके तहत आप जितनी भी चाहो सेवा के कार्य कर सकते हैं। तो आपने एक और चीज़ देखी होगी, सारे देश भर में अगर कोई पार्टी ग्राउंड में थी, ज़मीन पे थी, कोरोना के समय अपने आप को हमने सेव करते हुए हम लोगों के बीच में रहे, तो एक भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी। जब मजदूरों ने पैदल चलना शुरू किया, उस समय फर्स्ट जो कोरोना फर्स्ट था, उसमें पार्टी का आदेश था कि आप कहीं किसी की चप्पल टूट गई है, नंगे पैर है, तो उसको चरण पादुका इस नाम से उसको दो। अगर आपके पास गाड़ी है, 25-30 मजदूर जा रहे हैं, उनको सहायता करके उनको 40-50 हेल्प करनी है जो भी जहाँ है। मतलब एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी थी जिसने इस काल में सेवा की और सेवा के लिए खुद अपने आप को समर्पण किया। अब मास्क बांटने की बात है, सरकार ठीक है काम करती है, लेकिन जब संगठन साथ जुड़ता है तो वो काम दुगना चौगुना हो जाता है। मैंने देखा आपकी महिला विधायक जो है वो खुद सिल रही हैं, हाँ बांट रही हैं। बिल्कुल, ये कार्यकर्ता ने मन से किया। मेरी पत्नी ने खुद मास्क बनाए और मैंने खुद बांटे, और मैं भी खुद कोरोना का पेशेंट बना, मुझे भी और मेरी वाइफ को भी 1.5-2 महीने इसके लिए सफ़र करना पड़ा, लेकिन हमने कभी भी किसी सेवा में कमी नहीं रखी, क्योंकि पार्टी का आदेश था कि इतनी दुनिया त्रस्त इस बात से त्रस्त है, उनको कोई ना कोई मेडिसिन। आपको मैं एक बात बताता हूँ, जो एक पार्टी ने और बहुत बड़ा काम किया उस कोरोना के समय में, जो अकेले रह रहे बुजुर्ग, उनके लिए खास तौर पे युवा मोर्चा को कार्य दिया था। मैंने एक आर्टिकल लिखा था अखबार में, आपकी अखबार में, पंजाब केसरी में छपा था कि अकेले रह रहे बुजुर्गों को कौन पूछेगा। तो मैंने आप नीचे टेलीफोन नंबर दे दिए। आप हैरान होंगे संजीव जी, कैसे कैसे टेलीफोन आए। सबसे पहले 7:30 बजे मुझे कटरा से फ़ोन आया कि मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा है, मेरी ऐनक टूट चुकी है, मैं एक लेंस से पढ़ रहा हूँ उसको नंबर को पढ़ के फ़ोन कर रहा हूँ, कृपया मेरी ऐनक बनवा दोगे। तो उसी समय मैंने कटरा के कार्यकर्ताओं को बोलकर जम्मू कश्मीर में उसकी ऐनक बनवाई, उसका धन्यवाद का फ़ोन आया। एक मेरे हुशियारपुर से, कर्फ्यू लगा हुआ था, वो अस्थमा का पेशेंट था कि मेरा पफ जो है ख़त्म हो रहे हैं, इन्हेलर ख़त्म हो रहे हैं, तो क्या मुझे इन्हेलर दे दोगे, मैं बाहर नहीं जा सकता। तो उसी समय मैंने, क्योंकि हमारे कुछ कार्ड इशू हुए थे, इमरजेंसी कार्ड, मेडिकल कार्ड, तो मूवमेंट के लिए मैंने उसी समय 2 इन्हेलर उसके घर पहुँचाए। ऐसे 350-400 कॉल ओवरऑल इंडिया से आई, जहाँ जहाँ आपकी अखबार जाती है। तो एक विश्वास था लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये अकेले रह रहे बुजुर्गों को भी देख रही है, उनकी देखभाल कर रही है। सर, अब इतना ज़्यादा आपको समर्थन मिला, खासतौर से अब ये परिलक्षित हो रहा है जिस तरह से जन आशीर्वाद यात्रा में हुआ सारा, अब इसको जो है ट्रांसलेट करने की जरूरत है, जिसको जो सेमीफाइनल आ रहा है, आपका जो उपचुनाव आ रहे हैं, विधानसभा के 3, एक लोकसभा का, तो किस तरह से आप जो है उसको वहाँ ट्रांसलेट करेंगे? पहले तो मैं दर्शकों की जानकारी और आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि 3 की 3 जो असेंबली कंस्टिट्यूंसीज़ हैं जहाँ बाई इलेक्शन होना है, मैं खुद जाके आया हूँ, और लोकसभा की कंस्टिट्यूंसी में मेरे सहयोगी टंडन जी जाके आए हैं। जो मैंने करंट देखा है वहाँ पर लोगों का, वो करंट ऐसा है कि जो योजनाएं हमने बनाई हैं उनके लाभार्थी इतने हो गए हैं कि अगर हम उनको ही टच कर लें तो हमें बहुत बड़ी मार्जिन से जीत पाएगी। एक सरकार और संगठन का विश्वास। अभी इंदौरा में हमने एक ट्रायल किया, वहाँ इलेक्शन ही है लेकिन ट्रायल था वो। हमारे, आपको पता ही है, हिमाचल में त्रिदेव योजना है, वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग इसका सम्मेलन कर रहे हैं। तो एक प्रयास किया
कि इंदौरा में क्यों ना जो त्रिदेव हैं, तीन मातृशक्ति के 3 महिलाओं को इकट्ठा किया जाए बूथ पे, अध्यक्षा और सहेली और सखी, ऐसा नाम देकर। मैं हैरान था कि 400 महिलाएं हर बूथ से जो थी इंदौरा में 3-3 महिलाएं आई हुई थी और बाकायदा बूथ नंबर लिखा हुआ था। ये देखिए आप, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, एससी मोर्चा, सभी मोर्चे जो हैं वो अपने अपने काम में लगे हुए हैं। अगर ग्राउंड पे को पार्टी दिख रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। अविनाश जी, बीच में रोक रहा हूँ। जब इतना जन समर्थन होता है किसी पार्टी को, तो जो ऊपर की लेयर होती है जिनको टिकट चाहिए होता है, उनकी अपेक्षाएं भी बड़ी बढ़ जाती है, वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ये दिख भी रहा है, अभी पीछे फतेहपुर में भी लड़ाई दिखी, उधर जुब्बल में भी कुछ खींचातानी चली हुई है। तो ये देखिए, ये खींचातानी तब तक चलेगी जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ। टिकट क्यों डिक्लेयर नहीं हो रहा? क्योंकि देखिए, चुनाव तो जब होगा तब होगा। देखो ऐसा है कि हमारा जो सिस्टम है, ये एक परिवार की पार्टी तो है नहीं बाकी की तरह, हमारा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। इवन राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक पद्धति के बाद ही टिकट को फाइनल करता है। मैं प्रभारी हूँ, मैं भी किसी को नहीं कह सकता कि आपको टिकट देनी है। हमारी ज़िले की टीम बैठती है, प्रदेश की टीम बैठती है, उसके बाद पार्लियामेंट बोर्ड बैठता है। क्योंकि चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए इसलिए टिकट का मतलब नहीं है, क्योंकि चुनाव जो है वो पार्टी लड़ती है, व्यक्ति नहीं लड़ता। व्यक्ति तो एक दूल्हे की तरह आगे फेस होता है, और जो पार्टी है, बूथ का कार्यकर्ता, बाकी अन्य मोर्चों का कार्यकर्ता, प्रकोष्ठों का कार्यकर्ता, वो सब उसको जिताने के लिए लगते हैं। कोई भी कैंडिडेट होगा, हम किसी समय भी डिक्लेयर कर सकते हैं। कुछ लोगों ने तो बाकायदा चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। नहीं, देखिए पार्टी के बड़े नेता भी रैलियों में जा रहे हैं। माहौल है, वो अपनी योजनाओं से हम लोग लगे हुए हैं। सीएम का सभी जगह दौरा हो रहा है, अर्की में भी गए, कोटखाई में भी गए, इधर फतेहपुर में भी गए, और जो जो लोगों की मांग रह गई थी उस मांग को पूरा भी किया है। नेचुरली एक पॉलिटिकल पार्टी इसने और करना क्या है, चुनाव भी तो लड़ने हैं हमने, और हमारे लिए चैलेंज है। अगर ये 4 के 4 चुनाव में दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनमें से 2 सीटें हमारे पास नहीं थी, अर्की और फतेहपुर की, ये भी हम जीतेंगे, कोटखाई को रिपीट करेंगे और मंडी को भी हम रिपीट करेंगे। मंडी से मुझे याद आया, मंडी में देखिए सांसद जिस तरह से उनके साथ वो घटना हुई वो अनफॉर्चुनेट है, और अभी तक उसकी जांच भी नहीं आई। लेकिन अब जो है नया एंगल आ गया कि अब परिवार वाले कह रहे हैं कि उनको शक है कि आत्महत्या हुई है। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये जवाब जो है देना मुश्किल हो जाएगा जब चुनाव आएगा? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, जो छवि थी हमारे सांसद रामस्वरूप जी की, वो एक बड़ी अच्छे स्वभाव के, ठंडे स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने ऐसा स्टेप क्यों लिया, ये अभी भी एक रहस्य है। लेकिन किसी को कोई शंका है, परिवार को कोई शंका है, वो हमें बताए, हम हर चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए तैयार हैं। दोनों जगह सरकारें हमारी है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, इसलिए कोई डाउट जो है हम नहीं छोड़ना चाहते। किसी को भी शंका है, उसके परिवार के किसी व्यक्ति को भी शंका है, हम उसकी तय तक जाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है, तो दिल्ली पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर ही रही है। पार्टी में भी जो है एक सेकंड लाइन या थर्ड लाइन के बीच में लड़ाई देखने को मिल रही है। कभी महिलाएं लड़ जाती हैं, कभी युवा मोर्चा वाले लड़ जाते हैं। बहुत बड़ा परिवार है। आज मैं समझता हूं कि 11 करोड़ से ऊपर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है। तो छोटे मोटे मतभेद होना ये स्वाभाविक है, लेकिन मतभेद मनभेद ना बने। देखो, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का राइट है और रखनी भी चाहिए, और डेमोक्रेसी में जो लोग डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं उनको वो सुनना भी चाहिए। तो इसलिए मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी पार्टी जो है ये एक अनुशासित पार्टी है। किसी पार्टी को आप कंपैरिजन कर रहे हैं, जितनी अनुशासित पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, आपको ऐसी अनुशासित पार्टी नहीं मिलेगी। जो कुछ कार्यकर्ताओं के मन में मनमुटाव होते हैं, हमारे पास बहुत से प्लेटफार्म हैं जहाँ पर कार्यकर्ता अपनी बात रख सकता है। जिला है, प्रदेश है, अगर कहीं प्रदेश में कमी, हम प्रभारी लोग बैठे हैं, हम लोग प्रभारी भी 2 हैं, तीसरे सुदान सिंह जी वही आए हैं। तो इसलिए कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का पूरा हक है, और उसकी बात में अगर सच्चाई है तो हम लोगों का फ़र्ज़ है कि हम लोग उस बात को कहीं ना कहीं उसको सेटिस्फाई करें। अविनाश जी, तीसरी ताकत की भी बात हो रही है, और ख़ासतौर से इस बार आम आदमी पार्टी थोड़ा ज़्यादा मूड में लग रही है। हो सकता है अभी फेसबुक पे ही अभियान चला हो, ज़मीन में जितना होगा आपको ज़्यादा पता होगा। लेकिन एक चीज़ हमने देखी है,
जब जब कोई ऐसा प्रयास होता है तीसरी ताकत का, वो पहली जो ताकत होती है यानी जिसकी सत्ता होती है प्रेजेंटली वहाँ चली होती है, उसको नुकसान पहुँचाता है। अगर तीसरी ताकत यहाँ उभरती है तो निश्चित तौर से जो पहली पार्टी हो आपकी, क्योंकि सत्ता में आप हैं, तो उस नुकसान को रोकने के लिए क्या आपने जो है रणनीति है, और खासतौर से आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य आप वहाँ देखते हैं? देखो, आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। हिमाचल का जो मैंने स्टडी किया है जितना भी, क्योंकि काफ़ी देर से पंजाब के साथ लगते होने के कारण मैं पहले भी चुनाव में जाता रहा हूँ, लेकिन अब तो पूरा इन्वॉल्व हुआ हूँ उसमें। मैंने जो देखा है, हिमाचल का जो वोटर है बहुत सियाना वोटर है और अवेयर वोटर है। एक तो होता है ना कि ठीक है, पढ़ा लिखा वोटर हर मुद्दे पे उसमें चला गया। 8 लाख के करीब रिटायर्ड और इन वर्किंग मुलाजमी हैं, तो उनकी वोट ही 30-32 लाख बन जाती है। तो ये लोग जो हैं यहाँ पर हमेशा 2 पार्टियों का ही बोलबाला रहा है, चाहे कांग्रेस है या बीजेपी। जब जब तीसरी पार्टी बीच में उभरी है, चाहे वो सुखराम जी की थी, फिर महेश्वर सिंह जी ने बनाई, कभी भी वो अपना स्थान नहीं बना पाए। हाँ, नुकसान की बात ऐसा होता कि जो डिसग्रांटेड कोई लोग होते हैं किसी पार्टी में, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे हमें हो, या जो संतुष्ट नाराज हुए उधर चला जाएगा। तो इसको फेस करने के लिए हम लोग, जो हमारी संगठन की ताकत है और हमारे काम की ताकत है, वो हम सबसे बड़ी ताकत है। और हम लोग आखिर तक, जब तक चुनाव की लास्ट वोट ना पड़ जाए, तब तक उसके लिए प्रयास करते हैं कि हमारी वोट खराब ना हो। उसी के लिए हम लोग 1 साल में हर बूथ पर 18 कार्यक्रम होते हैं। 12 बार हम लोग मन की बात सुनते हैं और 6 कार्यक्रम अपने अलग अलग होते हैं। तो इसलिए 18 बार जो बूथ मिलता रहे तो इन बातों का उसके असर नहीं होता। ठीक है, तो बहुत से लोग पार्टी में आने को तैयार हैं, आ भी रहे हैं। अभी हमारी एससी मोर्चा की एक कसौली में कार्यकारिणी हुई। मैं हैरान था कि इतना अनुशासन और इतने प्यार से लोगों ने सबकी बात सुनी और मानी, और जो वहाँ का हॉल का वातावरण था वो इतना बढ़िया बनाया हुआ था, लग नहीं रहा था कि एक मोर्चे की बैठक है, जितना अच्छा वातावरण बनाया। इसलिए हमारे मोर्चे भी जो हैं वो अपने आप में बड़े सक्षम हैं। आप पंजाब में भी पार्टी के मुखिया रहे हैं और पंजाब में इलेक्शन आ रहा है, हिमाचल से पहले आ रहा है, लेकिन लग नहीं रहा है कि कहीं बीजेपी है। और जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि पंजाब को छोड़ दिया बीजेपी ने, क्योंकि जब से अकाली दल के साथ आपका समझौता टूटा उसके बाद कोई जितनी बड़ी बात होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो क्या सिर्फ इसी बात पे बीजेपी की निगाहें टिकी हैं कि सिद्धू और अमरिंदर लड़ेंगे या दूसरे पार्टी में कोई लड़ाई होगी उसका थोड़ा लाभ मिलेगा? लगता नहीं है कि यहाँ ग्राउंड पे अब बीजेपी उतनी स्ट्रांग है। संजीव जी, मैं आज ही होशियारपुर की एक मीटिंग से आया हूँ। वहाँ सभी मंडल अध्यक्ष, जिले की टीम और प्रदेश की जितने जिम्मेवार लोग थे वो आए हुए थे, और हमारे सह प्रभारी नरेंद्र रैना जी उस मीटिंग को लेके उसके बाद उन्होंने गढ़शंकर जाना था। हमारी एक्टिविटी पूरी चल रही है, लेकिन वातावरण बना है किसान आंदोलन के कारण, जिसके कारण जितनी तेज़ी से हम लोग कार्यक्रम हम करते हैं, जैसे हिमाचल में कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, वो शायद ओपनली हम अभी नहीं कर पा रहे। लेकिन एक जो कार्यक्रम हमें मिलते हैं केंद्र से, जब प्रदेश को कार्यक्रम बनाता है, वो कार्यक्रम हम लोग करते हैं। और अभी अटल जी की जयंती मनाई हमने, सब जगह मनाई गई। ठीक है, 15 अगस्त के कार्यक्रम सब जगह हुए और झंडे सब जगह फहराए गए। पार्टी पूरी तरह एक्टिव है, लेकिन जो अग्रेसिवनेस होनी थी वो अभी इसलिए कम दिखाई दे रही है क्योंकि कुछ आंदोलन के कारण हम लोग उतना फैक्टर नहीं जा रहे। इसका नुकसान नहीं होगा? मैं एक बात और आपसे करना चाहता हूँ, आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है इसलिए मैं आपके प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहता हूँ। देखिए, शायद आपका प्रश्न भी होगा अगला, मैं पहले ही उसका जवाब देना चाहता हूँ। जो किसान हैं, भारतीय जनता पार्टी, मैं किसानों से अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसान के हित की पार्टी है। कैसे? कभी भी किसानों ने किसान सम्मान निधि का मांग नहीं की। मोदी जी ने साल में 6,000 रुपया उनको देने का वादा किया और हर 4 महीने बाद वो पैसा उनको जाता है। फिर एमएसपी, कभी भी फार्मूला तय नहीं था। एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी ने वो फार्मूला तय करके किसान को अब एमएसपी के लिए आंदोलन नहीं करना पड़ता। आगे आपको याद होगा संजीव जी, जब भी फसल तैयार होती थी किसान को धरने देने पड़ते थे कि हमारा एमएसपी तय करो। वहाँ उस समय की सरकारें कभी 25 बढ़ा दी है, कभी 50 बढ़ा दी। जब से 6 साल से हमारी 7 साल से सरकार आई है, एक बार भी किसानों को एमएसपी के लिए धरना नहीं देना पड़ा।
दूसरी बात, जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सोचा कि किसान को थोड़े बहुत पैसे लेने के लिए कहीं ना कहीं भाग दौड़ करनी पड़ती है, फिर ज़्यादा ब्याज से उसको पैसा लेकर फिर चुकाने में मुश्किल होती है, क्यों ना किसान के हाथ में भी एक परचेजिंग पावर हो। तो किसान क्रेडिट कार्ड वो हमने शुरू किया, कभी वो मांग नहीं थी। अभी खाद के रेट बढ़े, इमीडिएटली बिना किसी डिमांड के हमने 15,000 करोड़ की सब्सिडी किसान के खाते में डाल दी कि आपको पुराने रेट पे ही खाद। अविनाश जी, इतनी ज़्यादा चीज़ें हुई हैं तो फिर लोगों को ये चीज़ें आप पहुंचा क्यों नहीं पा रहे कि हमने किया? हम पहुंचा रहे हैं। मुश्किल ये है संजीव जी कि कुछ ऐसे हाथों में आंदोलन चला गया है कि समझने को कुछ लोग तैयार नहीं हैं। लेकिन आज जो किसान है वो अपने प्रदेश के हित में है, देश के हित में काम कर रहा है, वो हमारा अन्नदाता है, उसको हम उसी हिसाब से देखते हैं। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश आखिरी दम तक जारी रहेगी कि जो जो काम हमने किए हैं वो हम किसान को बताते जाएंगे। अविनाश जी, वापस हिमाचल लौटते हैं। आपने एक बड़ी अच्छी स्कीम शुरू करी थी, जितने भी विधायक मंत्री हैं उनका रिपोर्ट कार्ड आपने मंगवाया था। साल से ऊपर हो गया जब आपने पहली बार कहा था, तो कितने लोगों का रिपोर्ट कार्ड? ऑलमोस्ट सबका आ गया है। तो ये ठीक है या कुछ बदलेंगे? नहीं, ऐसा है, उस रिपोर्ट कार्ड का मकसद दो थे। पहला, कई बार हम लोग इतना काम कर जाते हैं, हमें याद नहीं रहता कि हमने क्या क्या किया है। तो एक हमारे पास डॉक्यूमेंट होगा, वो डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में होगा। अगर हमने कोई उस डॉक्यूमेंट में गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो पब्लिक कभी एक्शन करेगी कि देखिए ये नहीं है। तो इसलिए सब विधायकों ने बड़े सोच समझकर उसको बनाया है। दूसरा, कई बार विधायक ये सोच लेता है कि मैंने तो सिर्फ ये डेवलपमेंट के काम कराए हैं, लेकिन जो केंद्र की योजना आई, स्टेट की योजना आई, उसको वो कैश नहीं कर पाता। मान लो एक रोड निकली और केंद्र ने वहाँ पर 20-25 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, तो वो तो उसके खाते में जाएगा ना, उस विधानसभा में हुआ है खर्च। तो उसको पूरा डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके, ताकि कल को वो कह भी सके कि मैंने आपके इलाके में ये काम किया है, और हमारे कार्यकर्ताओं को पता होगा, जो लोग बूथ पे काम करते हैं, कि हमारे एमएलए ने ये काम किए हैं। तो जिनकी रिपोर्ट ढीली होगी उनके ऊपर कसेंगे या फिर सीधा निकाल देंगे? ये तो एक नेचुरल प्रोसेस रहता है। 5 साल का कैसी वर्किंग रही है किसी एमएलए की, वो टिकट देने के समय जो है उसका एक अपना इम्पैक्ट रहता है। रिपोर्ट कार्ड उनका आत्मचिंतन अपने आप हो जाएगा। आखिर झूठ तो बोल नहीं सकता कोई भी। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, सिटिंग एमएलए में रहता है कि यार अंततः फैसला ये होता है कि जो सीटिंग है उसकी टिकट मत काट। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये तो सर्वे होगा। सर्वे होने के बाद रिपोर्ट कार्ड भी उसका बोलेगा, वो खुद ही बोलेगा ना रिपोर्ट कार्ड कि उसने अपनी कंस्टिट्यूंसी में क्या किया है। सर्वे होने के बाद अगर किसी की, हमने चुनाव जीतने के लिए लड़ना है, और ये इतिहास है कि यहाँ पर सरकार रिपीट नहीं होती, सरकार को रिपीट करना है। उसके लिए जो भी हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जो भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हम लोग करेंगे, क्योंकि हमें सरकार रिपीट करनी है, इस मिथ को तोड़ना है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ संजीव जी, अगर इस बार फिर हम आ गए तो कांग्रेस बिल्कुल यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। ऑलमोस्ट वो अभी वेंटिलेटर पे है, क्योंकि ऑक्सीजन पे है, कुछ लोग कुछ वेंटिलेटर पे हैं। आज हिमाचल में मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस जो है वो लीडरलेस, इशूलेस, डायरेक्शनलेस पार्टी हो चुकी है। उस पास कोई मुद्दा नहीं। मैं हैरान होता हूँ उनके स्टेटमेंट पढ़ के कि ये कैसे बयानबाजी करते हैं, जब कंस्ट्रक्टिव रोल जो है वो ऑपोजिशन का करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव। अब देखिए, मैंने पहली बार देखा है अपने इतिहास में, हिमाचल जैसा शांत प्रदेश जहाँ पर वॉयलेंस का कोई नहीं रहा, अपने ऑनरेबल राज्यपाल के साथ क्या किया उन्होंने। ये लोग जवाब मांगेंगे ना, हमने आपको दंगल लड़ने के लिए थोड़ी भेजा था, हमने तो हमारे क्वेश्चन रेज करो, हमारी बात असेंबली में करो। तो इसलिए इन सब का जो कंडक्ट है उसको भी लोग उस समय रखें। अविनाश जी, वीरभद्र सिंह जी के जाने से जो सिंपैथी मिली है कांग्रेस को, आपको लगता है उसका नुकसान होगा बीजेपी को? देखो, वीरभद्र जी के बारे में पहले एक बात कहना चाहता हूँ। वो एक ऐसा व्यक्तित्व था जो नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी आदमी था। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो उन्होंने अपने समय में वो कानून भी पास किए जो बाद में बहुत सी सरकारों या कन्वर्जन वादा हो या कुछ, विधानसभा के भीतर जय श्री राम का नारा लगाया था। तिरंगे झंडे को लेकर वो उनका स्टैंड था कि वो एक राष्ट्रवादी नेता थे। मैं समझ सकता हूँ, वो एक सिर्फ कांग्रेसी, ठीक है, एक पार्टी के नेता तो थे, लेकिन वो एक नेशन और हिमाचल के खास तौर पे नेता थे।
अब उनके जाने से जो नुकसान हुआ है वो प्रदेश को हुआ है। वो प्रदेश जो है, मैं समझता हूँ कि ऐसे नेता का चले जाना नुकसान होता है। लेकिन जब सिंपैथी की बात करते हैं, जब जनता वोट डालती है उस समय जनता अपने काम देखती है। जनता ये देखती है कि आने वाला जो सरकार है जिसको मैं वोट डालने जा रहा हूँ वो मेरे लिए क्या करेगी। आज देश भर में कांग्रेस का बुरा हाल है। पंजाब का देख लीजिए, यहाँ का अध्यक्ष जिसको नवजोत को बनाया गया वो एक प्रेसिडेंट है, उनके साथ वर्किंग प्रेसिडेंट 4। ये पहली बार देखा है। इसका मतलब कांग्रेस ने एक ऐसा नॉन वर्किंग अध्यक्ष बना दिया ताकि वर्किंग प्रेसिडेंट साल लगाने पड़े। फिर उसने अपने एडवाइज़र लगा लिए। एडवाइज़र की सोच क्या है? वो ऐसे बयान दे रहे हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। अगर एडवाइज़र को यही नहीं पता तो वो एडवाइस क्या देंगे? आज इतनी कला है, राजस्थान भी शुरू हो गया, छत्तीसगढ़ भी शुरू हो गया, तो कांग्रेस जो है वो नेशनल लेवल पर ख़त्म होने की कगार पे। कुछ तो वे अपने आप ही ख़त्म कर देंगे। और गांधी जी का सपना था जब वो जाने लगे कि अब कांग्रेस को हमने आज़ादी देश की ले ली है, इसको ख़त्म कर दो, उस समय तो जो लोग मानने नहीं, तो अब जे उनका सपना पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने बीच बीच में 2-3 बार बयान दिया था कि हम कांग्रेस और कोरोना को भेज देंगे भाई, और पार्टी की ओर से भी इस तरह के बयान आते रहे। चलिए, कांग्रेस को तो आपका जो अपना काम है ग्राउंड वर्क, और अगर वो कम है तो निश्चित तौर से आप जीतेंगे। लेकिन कोविड को लेकर अभी भी लोगों को लगता है कि आप लोग रैलियां कर रहे हैं तो उससे फैलेगा, और उसमें कोई प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है, और ये बहुत सी क्वेरीज है लोगों की। आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संजीव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं लोग इतने जागरूक है कि अभी हम बैठे हैं तब भी वो पूछेंगे बिल्कुल कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है। हालांकि ठीक है, फुली वैक्सीनेटेड है, हमने दूरी रखी है और स्टूडियो की बाध्यताएं भी रहती हैं, लेकिन इसलिए लोग पूछ रहे हैं कि उन रैलियों में नहीं फैलता क्या? देखिए, मेरा मास्क मेरे पास है जी, N95 मास्क है जी, क्योंकि अगर मास्क लगा के मैं आपकी तो लोग पहचान नहीं पाते भी किसको व्यक्ति को बिठा दिया। कोविड में हमने इसलिए कहा, देखिए वैक्सीनेशन के हिसाब से हम लोग पंजाब देश में फर्स्ट हैं। जी जी। जिस ढंग से हमारे सरकारी मुलाजमों ने, डॉक्टर्स ने, वॉलंटियर्स ने, और हमने भी वॉलंटियर्स भेज कर लोगों से घर से बुला कर उनका वैक्सीनेशन कराया है, ये बात पूरी की है। दूसरा, हमारी तैयारी क्या रही है वैक्सीन उसके लिए। हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन, हॉस्पिटल में दवाइयाँ, डॉक्टर हर समय तैयार, ऐसा भी एक वातावरण हमने बनाया है। फिर कुछ अपोजिशन के बावजूद भी, जैसे मैं पंजाब से हूँ तो बहुत से लोग लंगर खोलो जी, ये मंदिर खोलो जी, लेकिन विद रिस्ट्रिक्शंस हमने वो सब काम किए हैं। तो मेरी सरकार वहाँ पर, आप यकीन मानिए, कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिसके कारण लोगों को कोई मुश्किल आए। नहीं, लेकिन सवाल वही रहेगा, लोगों को दिख रहा है सरेआम कि रैलियों में ये फॉलो नहीं हो रहा है, तो क्या कोई आगे से ख्याल रखा जाएगा? नहीं, कि हम ऐसा स्टॉल लगा दी जाएगी जिसके पास मास्क नहीं लगाए? ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसके कारण लोगों में डर रहे कि कोरोना फैलेगा। प्रोटोकॉल के साथ काम करेंगे। अगर लोग को हम कंपेल कर रहे हैं कि आप प्रोटोकॉल फॉलो करिए, सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा। मैं मास्क लगा के जाऊँगा। अभी मैं जहाँ हिमाचल में एंटर करूँगा, अगर हिमाचल का प्रोटोकॉल होगा कि आपको रिपोर्ट दिखानी है, तो रिपोर्ट दिखानी है तो मैं वो लेके जाऊंगा, क्योंकि अगर हम लोग नहीं करेंगे तो जनता नहीं करेंगी। तो इसलिए मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरी सरकार, जयराम की सरकार जो है, वो पूरी तरह से इस बात के लिए, अभी तो हमने जो थर्ड वेव की भी आवाज़ आ रही है उसके लिए भी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन लोगों में पैनिक ना फैले उसका भी हमें ध्यान रखना है। इसलिए हमने स्कूल भी 4 सितंबर तक बंद किए हैं, उसके बाद फिर निर्णय होगा। कोई ऐसा रिस्क हम नहीं लेना चाहते जिसके कारण कोरोना जो है वो फैले। तो अविनाश जी का साफ कहना था कि एक जो मिथक है, खासतौर से 1985 के बाद कोई सरकार रिपीट नहीं हुई, बीजेपी के प्रभारी के तौर पर उनका मिशन यही है कि उस मिथक को तोड़ा जाए और सरकार रिपीट की जाए। हमारी शुभकामनाएं हैं, ये सरकार रिपीट होगी या नहीं होगी ये आप तय करेंगे, क्योंकि वोट आपने डालना है, और जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं पक्ष फिर उसी का होता है और बाकी विपक्ष में बैठते हैं। अविनाश जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव जी, आपका भी, आपके चैनल का भी बहुत धन्यवाद, और मैं एडवांस में जन्माष्टमी की सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।